नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की टूल किट जारी की, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से दूसरी वेव, कोरोना की दूसरी वेव में नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जाए और उन्हें अपमानित किया जाए। इसमें तीन मुख्य मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। पहला तो है कि कुंभ मेला, दूसरा बंगाल के चुनाव, और तीसरा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि काफी पैसा इकट्ठा खर्च किया जा रहा है और ये पैसा कोरोना से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। तो इसी टूल किट को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल हेड बाबा उपस्थित हैं। तो बाबा, कैसे हैं आप? नमस्ते। बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। तो ये टूल किट के बारे में आपने देखा होगा कि क्या हाँ है। जी। तो इसका जो मैं आपको पहले तो स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि ये क्या कहती है टूल किट। फिर अपन इसको एक एक पॉइंट को इसको डिस्कस करेंगे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आज क्योंकि समय थोड़ा कम है, इसलिए जल्दी आप कोशिश करें कि अपने कमेंट जल्दी जल्दी ही दें। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है इसका पहला पेज जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसमें देखिए, इसका जो हेडिंग है उसमें लिखा है कि कॉर्नरिंग नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मिसमैनेजमेंट। इसके बाद इसमें लिखा है कि द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इज स्क्वायरली ड्यू टू द मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट व्हिच वाज busy in elections, that is Bengal elections, then Kumbh Mela and Central Vista project. ठीक है? इस नोट में दिस नोट आगे मैं पढ़ता हूँ कि दिस नोट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू कॉर्नर द मोदी गवर्नमेंट एंड वेरियस बीजेपी गवर्नमेंट्स इन द कंट्री। इसका पॉइंट 1 जो है, मेन पॉइंट 1 है, इसमें लिखा है कि पॉलिटिसाइजिंग रिलीजन एंड अलाउइंग सुपर स्प्रेडर कुंभ। इसमें आगे लिखते हैं कि इट इज द बीजेपी's practice to communalize increasing susceptible Hindus for their own political gains. They allowed Kumbh Mela to happen in Haridwar, which could easily have been stopped. इसके पॉइंट ए में जो मुख्य बात है वो मैं आपको फिर आगे पढ़ा के सुनाता हूँ। It is important to keep using the term super spreader Kumbh to keep reminding the people that it is the Hindu policies of the BJP government that are causing so much of distress. क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो कांग्रेस का पुराना हिसाब है, हिंदुओं को गाली दो। 1964 में जब कुंभ में साधुओं को पे गोलियां चला के मारा था, उससे फिर राम मंदिर, और अब ये, तो हिंदुओं को गाली देना तो इनका पूरा इतिहास है। और सीधी बात है, पॉलिटिसाइजिंग रिलीजन तो सीधी बात, ये तो हिंदुओं को बदनाम करके मुसलमानों के वोट लेंगे। प्लान तो यही था और आगे भी है, बट आगे भी सक्सीड तो कितना हो पाएगा ये तो आप सब जानते हैं। बिल्कुल सही है। कुल मिला के हिंदुओं को बदनाम करना है। अच्छा, इसका पॉइंट भी है, इंटरनेशनल मीडिया हैज ऑलरेडी ट्राइड टू एस्टैब्लिश दिस, कोलैबोरेट विद like-minded international media and journalists to further the same narrative. मतलब इससे इस सरकार की बेइज्जती फर्दर इंटरनेशनल मीडिया के साथ कराई जाए, राइट? बिल्कुल। और इसमें ये तो ठीक है, ये तो समझते हैं अपन, इंटरनेशनल मीडिया वैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट के भारत के खिलाफ है और कोशिश कर रहा है लिबरल भारत के लिबरल्स से मिलके और ज्यादा जितना बदनाम किया जा सके। जैसे मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में हमने कहीं डिस्कस किया था कि मेरे एक मित्र हैं दुबई में, वो अपनी सिस्टर से अमेरिका में बात कर रहे थे और वो काफी चिंता जता रही थी कि यहाँ की मीडिया में तो भारत के बारे में काफी कुछ आ रहा है, हालत खराब है, मिसमैनेजमेंट है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने अपनी सिस्टर से केवल एक ही बात पूछी कि पोस्ट पोल वायलेंस जो बंगाल में है उसके बारे में कोई खबर है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा है। तो इससे सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है कि जो नैरेटिव चला रहा है वेस्टर्न मीडिया, लिबरल मीडिया, वो भारत और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि अवॉइड गेटिंग कॉट इन द ट्रैप ऑफ ईद एंड कुंभ फॉल्स इक्विवेलेंस नैरेटिव that BJP will deploy as counter. Neither comment on Eid gatherings nor engage with any such comments or posts. साफ साफ बताया गया उनको कि भाई ये ईद से कंपेयर मत करो इसको, अगर करोगे तो फंस जाओगे, है ना? हाँ, तो वही है, मुसलमानों को भगवान बना के रखा है इन्होंने। हाँ, नहीं भगवान मुसलमानों के वोट हैं, हिंदुओं को गाली दो। बिल्कुल। और इसके बाद इसके तो फोर्थ पॉइंट है, आवर नॉन पार्टी ऑफिस बेयरर्स एंड सपोर्टर्स कैन बी एनकरेज्ड टू यूज सोशल मीडिया posts to highlight by carefully using pictures that Kumbh is show of political
power in the name of religion, while Eid gatherings are happy social gatherings of families and communities. So स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कुंभ सुपर स्प्रेडर है और ईद जो है वो अल्लाह मियां की देन है। हाँ बिल्कुल, एक सोशल गैदरिंग है। चलिए इसका दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो है इसमें, हाँ इसका सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम। सेकंड पॉइंट अभी शायद इसके स्क्रीन पे सामने नहीं आया, मैं एक मिनट देख लेता हूँ क्या इशू है उसमें। चलिए मैं आपको सेकंड पॉइंट पढ़ के सुना देता हूँ वैसे ही, पढ़ के बता। हाँ इसमें लिख रहा है कि क्वेश्चन ऑन पीएम केयर फंड, Modi has created an opaque private trust that is collecting money from unknown purposes, and we all don't know if the money is being used properly. इसका ये पॉइंट है, mobilize former civil servants to raise questions about the PM Care Fund. बताइए। देखिए सीधी बात है, इनको जब इनके पूरा का पूरा परिवार प्रधानमंत्री डिजास्टर मैनेजमेंट फंड था या कोई एक फंड जो होता है जिससे जो इसका प्रेडिसेसर था पीएम केयर्स फंड, उसको उससे अपने पिताजी के नाम पे डाले हुए फंड में पैसा डाल देते हैं, तब इनको प्रॉब्लम नहीं होती। इनको ओपेक फंड, इनका खुद का ओपेक है वो नहीं समझ में आता। इनको बस मोदी पे कीचड़ उछालना है। और सीधी सीधी बात है कि अगर आप देखें तो उन्होंने कहाँ पैसा दिया है वो क्लियरली बताया गया है हाईकोर्ट में भी, और डिटेल दी जा रही है। पर इनका यही है कि मोदी को बदनाम करना है। फैक्ट्स, इनके लिए फैक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। इनको सिर्फ अपना इनके दिमाग में क्या चलता है वो तो यही जाने। सीरियसली स्प्लिट पर्सनालिटीज हैं 5-6, खुद ही अपने दिमाग में बैठ के कहानियां बनाते हैं और दुनिया में बांटते हैं। बिल्कुल। इसका अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि इसमें उसके बाद ये कहा गया कि वेंटिलेटर जो पीएम केयर फंड्स के थ्रू पंजाब और छत्तीसगढ़ को भेजे गए थे, जो वहाँ पे अनयूज्ड हैं, उनको ये बताया जाए, स्प्रेड किया जाए कि ये डिफेक्टिव थे इसलिए इनको यूज नहीं कर रहे हैं। और एक आखिरी पॉइंट में लिखा है कि मोबिलाइज फ्रेंडली आरटीआई एक्टिविटीज टू फाइल मल्टीपल आरटीआईज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ पीएम केयर्स एंड every decision taken through it। मतलब कुल मिला के पीएम केयर फंड को बदनाम करने की बातचीत कही जा रही है। ठीक है, कुछ कहेंगे आप? देखिए इनका हिसाब बहुत क्लियर है कि सरकार को ना काम करने देना है और इनको सिर्फ इन सब फालतू चीजों में उलझा के रखना। थैंकफुली मोदी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो 20 से 22 घंटे दिन में काम करते हैं और सब चीजों को हेड ऑन फेस करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इनके कोई भी मंसूबे क्लियर क्या बोलते हैं ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। चलिए आगे बढ़ते। तीसरा पॉइंट इसमें जो दिया है वो खूबसूरत है। उसमें कहा है कि स्पेशल ट्रीटमेंट टू गुजरात, मोदी में come from Gujarat but he is the Prime Minister of India, build a narrative that Gujarat continues to get special treatment by him। दोनों इसमें इस पॉइंट के द्वारा इसमें उस दोनों को घसीटा गया है, अमित शाह को भी घसीटा गया है और पीएम को भी घसीटा गया है। और बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आज से पिछले 5 साल में हैशटैग नॉट माय प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहे थे ये लोग। हाँ ये भी उन्होंने तो ट्विटर पे ट्रेंड चलाया था नॉट माय प्राइम मिनिस्टर। तो अब अगर गुजरात को स्पेशल दिया जा रहा है तो इनको प्रॉब्लम क्या है? ये तो चट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। हाँ इसमें आप आखिरी पॉइंट देखिए, अगर आपको भी दिख रहा हो तो शायद दिख रहा होगा आपको। अवॉइड शोइंग डिस्ट्रेस ऑफ पीपल इन गुजरात आउटसाइड द स्टेट, इंस्टेड फोकस ऑन द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट गिवन टू गुजरात। पता नहीं क्या ये क्या देश को बंटवारा करना चाहते हैं, क्या देश को बांटना चाहते हैं? अब देखिए इनके परदादा या परनाना, अब इनके एक तो रिलेशनशिप इतने कॉम्प्लिकेटेड है, उन्होंने भी यही किया था। क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते तो देश को बांट दिया और एक के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और अब शायद ये भी यही करना चाहते हैं, पर इस बार गांधी जी नहीं बैठे हैं, मोदी और अमित शाह बैठे हैं और एक पूरा आरएसएस बैठा है साथ में इस देश को एक साथ रखने के लिए। तो इस बार तो ये वो नहीं कर पाएंगे जो वो चाह रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं अपन। चूजिंग वैनिटी ओवर पीपल्स लाइफ, the overall cost of the Central Vista redevelopment project estimated to be 2,000 crores. As per the Union government, Union Minister Hardeep Singh Puri, the cost of 20,000 crores over several years, while the country battles the COVID-19 pandemic. Initial construction worth of rupees 13,540 crore have been approved. This fund could have been easily diverted to tackling COVID-19 pandemic.
A detailed policy paper on Central Vista is being circulated separately. Points for political mobilization. SAR, ये आप देखिए, इसमें आप पढ़िए, आपको देखिए अब इसमें आप पढ़ के बताइए, आपको पढ़ा दिख रहा है मेरे ख्याल से आपको? अब मैं इसकी समरी में जो मेरा वो है, मेरा जो पॉइंट है वो बता देता हूँ। देखिए, एक सीधी बात है कि पहली बात तो 900 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है टाटा की एक सब्सिडरी को पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने को। ठीक है, तो ये 20,000 करोड़ का नंबर कहाँ से लाते हैं ये यही जाने। उसके ऊपर से अगर आप देखें आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट करीब करीब 900 से 1000 करोड़ सिर्फ रेंट पे खर्च कर रही है अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, दिल्ली में जगह के लिए, पर एनम। हाँ, पर एनम। तो ये इनका ये भी है कि ये जो खुद की ही प्रॉपर्टियां दे रखी होंगी सरकार को, पूरा इनके नेताओं ने, वो अब सारे रेंट के पैसे बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सेंट्रल विस्टा के अगेंस्ट है। बिल्कुल। अब अगर आगे की बात करें इसमें, हाँ, और अब अगर ये आगे की बात करें तो 6,000 रुपए कुड हैव बीन गिवन थ्रू न्याय इन द सेम अमाउंट। ये तो 75,000 रुपए साल देने की बात कर रहे थे, 6,000 कहाँ से आया? 6,000 रुपीज पर मंथ है ना, 73,000 होता है। अच्छा, यहाँ पे गाली है मतलब। हाँ, मतलब 6,000 रुपए बोल रहे हैं ना, तो 72,000 रुपए तो सिर्फ 6,000 रुपए, 2 करोड़ फैमिलीज कुड हैव रिसीव्ड 6,000 रुपए, तो साल में एक ही बार देना था क्या? हाँ, और दूसरी बात केवल क्या 2 करोड़ फैमिली को ही देंगे क्या? भारत में तो कम से कम 30-40 करोड़ फैमिलीज होंगे। चलिए, एक फैमिली में 5 लोग ले लेते हैं तो भी 20 करोड़ फैमिली है। 20 करोड़ फैमिलीज होंगी, बाकी होगा क्या? 10 करोड़ को तो चाहिए होगा या 5 करोड़ को चाहिए होगा, वही बात है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट तो मैं छोड़ ही देता हूँ, ये तो उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। पर ये इनके इस पॉइंट में ही इतनी फालतू चीजें हैं कि मैं क्या बताऊं। मोबिलाइज फ्रेंड्स जर्नलिस्ट, तो इनको मोबिलाइज क्या करना है? तो सब तैयार बैठे हैं, इनकी तो पूरी की पूरी एक जमात है जो इनके टुकड़ों पे पलते हैं, जो इनके इशारा करने से पहले इनकी महिमा गाने लगते हैं। दोस्त को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला दिखता है, और किकबैक का भी इशू है ना। ये समझते होंगे कि इनके जमाने में अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इनको खाने को मिलता। सीधी बात है, 900 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर 9,000 करोड़ से कम में हुआ तो मान जाता। अच्छा, इन्होंने बियॉन्ड हाँ, आखिरी पॉइंट देखिए, अपन इसी के रेफरेंस में बात करते हैं। आखिरी पॉइंट देखिए, इन पैनल डिस्कशंस कॉल द प्रोजेक्ट एज मोदीज पर्सनल हाउस। हाँ, तो वही है। एक ये है कि ये पैनल डिस्कशन में किसी को भेजते नहीं है कांग्रेस वाले भाई। अब ये ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं उन सो कॉल्ड न्यूट्रल लिबरल पैनलिस्ट के लिए, और मोदी पर्सनल हाउस, मोदी क्या नहीं आता है ना, जिंदगी भर रहने वाला है। आता है ना, शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला कौन है उसमें? तहसीन पूनावाला शायद वही बोल रहा हूँ, जो नहीं, तो वो भी कोई कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो सब इंडिपेंडेंट हैं जो क्या पक्ष रखने के लिए आते हैं, बट वो कांग्रेस ही नहीं इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो मोदी पर्सनल हाउस, उनको क्या लगता है कि अगर कल राहुल गांधी बन जाएंगे तो राहुल गांधी नहीं बनेंगे, नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये आप देखिए, वो राहुल गांधी कभी ना बने, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा गेम प्लान मोदी को बदनाम करने का है, और ये नहीं समझती कि अगर मोदी को उन्होंने बदनाम करके हटा दिया तो जनता तो फिर भी उनके कामों को सराहेगी और फिर से बीजेपी को वोट देगी, और मोदी गए तो अमित शाह आएंगे। बिल्कुल, इसका एक तो ये क्या अमित शाह से निपट पाएंगे? एक सी पॉइंट देखिए आप, ब्रांड द प्रोजेक्ट एज ए वैनिटी प्रोजेक्ट व्हिच वाज नॉट पब्लिक, नो पब्लिक यूज बट ओनली फॉर मोदीज पर्सनल यूज। देखिए ना, वो ये वो चीज नहीं समझ रहे जो ममता बनर्जी चौथे फेज से समझ गई थी कि मोदी को गाली देके कुछ नहीं होता, मोदी को गाली देना हमेशा बैकफायर करता है। बिल्कुल, ये पिछले 12-18 साल से ये नहीं समझे। जितना आप मोदी को गाली देंगे, मोदी की भक्ति उतनी ही बढ़ती है। चलिए अपन अब इसके अंतिम पेज पे जाते हैं। अंतिम पेज पे देखते हैं क्या है। हाँ, अंतिम पेज पे हम देखेंगे तो इसके आप मेरे ख्याल से पढ़ पाएंगे आप? हाँ जी, पढ़ पाना है? नहीं, बिल्कुल पढ़ पा रहा हूँ। नहीं पढ़ पा रहे हो? हाँ, मैं उसको जूम कर सकता हूँ। हाँ, एम्प्लीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। फ्रंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं बची है। एनएसयूआई सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता के दम पे चलती है। कांग्रेस का कोई भी स्ट्रक्चर ज्यादातर स्टेट्स में बचा नहीं है। तो ये बेसिकली उनकी कोशिश है कि जो आरएसएस काम कर रही है, और जो आरएसएस और जो आरएसएस के जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जब काम की चर्चा होती है तो उसको काउंटर करने की। बट फ्रैंकली राहुल गांधी जिनका नेता ऐसा हो जो वर्कर को उठा के एक जगह से बॉर्डर पे छोड़ा कि भाई तू यहाँ से निकल लेना अपने हिसाब से, तो वो उनका कौन सा सिस्टम और क्या काम कर रहे हो। तो
ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। चलिए पढ़ेंगे इसके अगला बाद। point क्रिएट अ अगर सोशल मीडिया टू ट्रैक एवरी रिक्वेस्ट फॉर द हेल्प। अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें एक्चुअली कांग्रेस के फ्रंटल जो ऑर्गेनाइजेशन कर तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपको क्रिएट अ सोशल मीडिया टीम टू ट्रैक, कोई भी अगर सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट आती है तो उसको ट्रैक कीजिए, उसको फिर रिक्वेस्ट के बाद उसको उसको वापस से बोलिए कि इस पे कांग्रेस के किसी आईओआईसी यूथ कांग्रेस को हैंडल को उसको टैग करे तो उनको मिलेगी। और फिर उन्होंने कोलैबोरेट इन एडवांस विद फ्रेंडली जर्नलिस्ट ऑन सोशल मीडिया टू इमीडिएटली दीज मैसेजेस, सारे मैसेजेस उनको मिलेंगे। ये सब तो ये पहले 3 पॉइंट तो क्या है कि पहले 3 पॉइंट तो चलिए चातुर्य में मैं डाल दूंगा। चौथा पॉइंट जो है इनका, लियाज विद लोकल ग्राउंड लेवल पॉलिटिशियंस एंड कीप सम बेड्स ब्लॉक्ड एंड टू बी रिलीज्ड ओनली ऑन रिक्वेस्ट। आप समझ रहे हैं किस लेवल की घटिया राजनीति और कितनी घटिया सोच रखते हैं ये लोग कि हम बेड खाली जाने देंगे, वहां पेशेंट मर जाए, बट हमसे अगर किसी ने भीख नहीं मांगी तो हम वो बेड रिलीज नहीं करेंगे। तो जब तक इनके हम उनको छुपा के रखेंगे अपने पास। हाँ, एंड रिस्पॉन्ड टू हेल्प ओनली इफ अ पर्सन टैग्स आईवीसी यूथ कांग्रेस। हाँ देखिए तो एंड देखिए कॉल फ्रॉम, उसके ऊपर से अगला वाला देखिए, कॉल फॉर हेल्प फ्रॉम जर्नलिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल, अदर इन्फ्लुएंसर्स टू बी गिवन प्रायोरिटी। तो ये भी जनता को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ये उन्हीं को प्रायोरिटी दे रहे जो इनको आगे बढ़ा सके। हाँ बिल्कुल ठीक है। और अगर अब देखिए, अब लास्ट पॉइंट तो बिल्कुल सच है, कॉन्ट्रास्ट द वर्क डन बाय इंडियन यूथ कांग्रेस अगेंस्ट बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन। तो सही बात है, बीजेपी का तो ऑर्गेनाइजेशन पूरा काम कर रहा है और इंडियन यूथ कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा है। और इसके बाद क्या क्या तो, कहते हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर, ये तो लास्ट वाला है, ये तो सीधी सीधी बात है कि ग्लोबल इमेज को डेंट करना है मोदी की, बट कितनी कोशिश कर लें होगी डेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डेंट नहीं होगी, बट बहुत लोग जानते हैं कि मोदी की भी लिमिटेड, इनकी बहुत लिमिटेड कंट्रोल है इस पे। और जितना ही इंडियन स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन, चाइना स्ट्रेन कहने में इनका एमओयू याद आ गया था। वो इनकी माताजी के शी जिनपिंग के साथ जो अग्रीमेंट्स हुए थे वो याद आ गए थे इनको। चाइना कहना रेसिस्ट था, इंडियन स्ट्रेन कहना रेसिस्ट नहीं है। मोदी स्ट्रेन तो बिल्कुल भी रेसिस्ट, मोदी स्ट्रेन कह के SC ST की एक्ट नहीं कर लेंगे। और बाकी तो देखिए सीधी बात है कि जितना भी बाकी तो स्टैंडर्ड प्रोपेगेंडा है जो इनके हार्डकोर सपोर्टर्स के लिए काम आएगा, बाकियों को तो पता है कि ये कितनी बकवास कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट देखा आपने, 7वां पॉइंट, अदर्स ए सीरीज ऑफ अदर एक्शंस कैन बी, उसी को ही बोल रहा हूं मैं, उसी केस पे बोला मैंने। हाँ, इस पे काफी इंटरेस्टिंग चीज लिखा है, मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमण एटसेट्रा। तो ये सब एक तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी को बदनाम करें और उसके साथ साथ वो कुछ बीजेपी में फूट डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसा होता नहीं है। आज सारे नेता जानते हैं कि बीजेपी छोड़ी तो कहीं के नहीं बचेंगे। हाँ, अब इसमें आप ये देखिए कि ये कितना सच है, कहीं ऑथेंटिकेशन तो किसी ने किया नहीं है, और लेकिन नीचे इसमें लिखा हुआ कि AICC रिसर्च डिपार्टमेंट का ये है। अब AICC में रिसर्च डिपार्टमेंट भी है क्या? जरूर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। पर अगर एक बार की मान भी लिया जाए कि ये गलत है, झूठ है, तो भी क्या होगा? अगर ये झूठ है तो भी जो ग्राउंड पे एक्शन है, नहीं मान लिया अपन झूठ है, बीजेपी ने खुद अपने आप से बनवाया, ये भला मान लिया जाए, लेकिन उससे क्या होगा कि ये जो एक्शन है ग्राउंड पे तो हमको दिख रहे हैं, जो एक्चुअल हैपन हो रहा है, जो एक्चुअल जो ये कर रहे हैं। अगर बीजेपी ने बनाया है तो बीजेपी ने अपना दिमाग नहीं लगाया, बीजेपी ने सिर्फ इनकी जो एक्चुअल एक्टिविटीज और गतिविधियां हैं उनको डॉक्यूमेंट किया, उसको डॉक्यूमेंट किया है। तो इन्होंने, बीजेपी ने अगर ये सच है तो ये एग्जैक्टली वही कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, और अगर ये बीजेपी ने बनवाया है तो वो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि इन्होंने क्या क्या किया है, तो गलत तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये बीजेपी का रिसर्च डॉक्यूमेंट है, एक्चुअली इमेजिनरी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, बीजेपी में तो ये दे दिया, और कांग्रेस के जो एक प्रवक्ता है राजीव गौड़ा, उन्होंने इसके खिलाफ खंडन किया है, इसका खंडन किया है। बीजेपी के एक फॉल्स इंडस्ट्री से निकाला हुआ एक डॉक्यूमेंट बताया और कहा है कि
वो बीजेपी पे, मतलब संबित पात्रा पे और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पे कोर्ट केस दायर करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, बट काफी इंटरेस्टिंग है और इस पे आज शायद पूरे मीडिया पे इसी के बारे में चर्चा होगी। हम भी अगर हो सका तो एक बार फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसकी आगे क्या फॉलो आउट क्या होता है। हालांकि कुछ होने जाने वाला नहीं है, केवल इतना ही है कि बीजेपी इस टूल किट के द्वारा, भले असली हो या नकली हो, ये सिद्ध करने में सफल रह गई कि कांग्रेस का पूरा जो थिंक टैंक है वो नेगेटिविटी से घिरा हुआ है और देश में फैलाने में नेगेटिविटी लगा हुआ फैला रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और दर्शकों, आप भी कांग्रेस के झांसे में मत आइए, अपना इलाज खुद का, अपनी सुरक्षा को खुद ध्यान रखिए। और अंत में वही मैं कहूंगा कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को इसको लाइक किया हो कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बाबा और दर्शकों का भी।